नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गोड दी गड्डी में। साथियों, शब्द विचार पढ़ रहे हैं और शब्द विचार में हमने तीन प्रकार के जो शब्द है, तीन आधारों पर जो वर्गीकरण है वो पढ़ लिया है। पहला था उत्पत्ति के आधार पर, तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर। दूसरा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, वो थे आपके रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। फिर तीसरा था अर्थ के आधार पर, उसमें थे सार्थक, निरर्थक। सार्थक में वाचक, लक्षक, व्यंजक, एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम, युग्म, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द आदि हमने पढ़ लिए। और अब हम चौथा भेद पढ़ने जा रहे हैं, वह है रूप परिवर्तन के आधार पर। इसको प्रयोग के आधार पर भी कहा जाता है। तो रूप परिवर्तन के आधार पर दो प्रकार है, वो है विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द नाम से ही पता चल रहा है, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन होते हैं या विकार होते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार नहीं होते, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को ही अव्यय भी कहा जाता है। हम आज अविकारी नहीं पढ़ रहे हैं, अविकारी विकारी शब्दों के बाद पढ़ेंगे। तो देखिए, विकारी शब्द मैंने यहां लिख रखे हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तन या विकार होता है। विकार होता है यानी विकारी शब्द कहलाते हैं। और विकारी शब्द चार प्रकार के हैं। हम सब बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, कक्षा 3 से शुरू हो जाते हैं। यह है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। साथियों, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अभी 100% शुद्ध रूप हमें आज तक ज्ञात पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए, आज मैं आपको वो एकदम शुद्ध रूप बताने जा रहा हूं, जो परिभाषाएं परीक्षा में पूछी जाती है, बताई जाती है, 10th बोर्ड के अंदर खाली स्थान के रूप में आती हैं और छठी क्लास से लेकर के 9th क्लास तक में भी अलग अलग पेपर में बार बार आती रही है। और परीक्षाओं में जो 3rd से लेकर के 8th तक तो आती ही है। प्रारंभिक शिक्षा में तो निश्चित रूप है इनका। तो देखिए, चलते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए साथियों, हमने परिभाषा आज तक पढ़ी है संज्ञा की, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव, दशा, जाति आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। ये नहीं है, गलत है ये परिभाषा। क्यों है? तो देखिए, निश्चित रूप में जो सब कुछ एक साथ सामूहिक रूप में एक जगह इकट्ठा करके बताए, तब वो परिभाषा सही होती है। देखिए, जब किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव, 4 ही शब्द है, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यहां प्राणी शब्द की जगह हम व्यक्ति का प्रयोग करते हैं, जबकि व्यक्ति केवल मानव जाति के लिए प्रयुक्त होता है। और प्राणी धरती पर हर सजीव जो है उसके लिए प्रयुक्त है। तो यानी क्या जीव जानवर संज्ञा में शामिल नहीं होंगे? क्या पशु पक्षी संज्ञा में शामिल नहीं होंगे? अगर उनको शामिल करना है तो व्यक्ति शब्द इसमें काम नहीं आ सकता है। व्यक्ति की जगह यहां पर प्राणी शब्द ही उपयुक्त होगा। तो देखिए, याद कर लीजिए, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लिख दिया मैंने, जैसे मोहन ने हिमालयी क्षेत्र में नदियों के सौंदर्य को निहारा। सारे प्रकार के तीनों जो भेद आते हैं संज्ञा के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, तीनों उदाहरण मैंने इसमें डाल दिए हैं। मोहन है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहां पर इसका रूप बदल गया है। हिमालय से जब ये हिमालयी हुआ तो ये विशेषण ले चुका है, विशेषण का रूप धारण कर चुका है। अब यह विशेषण बन गया है। और नदियों यहां पर जातिवाचक संज्ञा है और सौंदर्य यहां भाववाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा ये है, जातिवाचक संज्ञा ये है और भाववाचक संज्ञा ये है। साथियों, फिर देखिए, रेखांकित शब्द संज्ञा शब्द है, बता दिया है। फिर देखिए आगे इसकी विशेषता पूरी है। संसार या ब्रह्मांड में आंखों से दिखने वाली हर वस्तु, आंखों से जो भी दिखता है वो हर वस्तु है, वह संज्ञा है। तो प्रथम रूप में वो जातिवाचक संज्ञा होती है, फिर हम उसका नाम निकाल देते हैं, उसका नाम तय कर देते हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे आसमान में अभी वर्तमान समय दिन में जो चमकता हुआ, जिससे आज गर्मी लग रही है, वो क्या है? वो एक ग्रह है। हकीकत में सब ग्रह ही हैं। तो ग्रह जातिवाचक संज्ञा है। हमने उसका नाम निकाल दिया सूरज। रात में जो चमकता है
वो भी ग्रह ही है, हम उसको उपग्रह कहते हैं, वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। हमने उसका नाम निकाल दिया चंद्रमा, तो वह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो साथियों, जब हम किसी चीज का नाम निकाल देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। तो इसलिए देखिए, ब्रह्मांड में जो भी दिखता है वो हर वस्तु है वह जातिवाचक संज्ञा होती है, और या यूं कहें संज्ञा ही होती है। फिर हम उसका नाम निकाल देते हैं तो वो व्यक्ति विशेष बन जाती है, इसलिए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। और मन में जितने भी उत्पन्न भाव होते हैं वो भी संज्ञा होते हैं, जैसे प्रेम, ईर्ष्या। मैंने यहाँ पर वो लिखे नहीं है क्योंकि सामान्य भाव है, मौखिक भी मैं समझा दूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। संज्ञा के तीन भेद है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। चलिए व्यक्तिवाचक में चलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु और एक ही स्थान के नाम का बोध कराते हैं वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति या वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, संपूर्ण वस्तुओं, संपूर्ण स्थानों के नाम का बोध हो। एक का नहीं होता है, संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों का बोध हो। जैसे मैंने बोला कुत्ता, कुत्ता बोलते ही सारे जितने भी धरती पर कुत्ते हैं वो सबका नाम आ गया एक साथ, यानी वो जाति है, वो समूह का बोध करा रहा है। अगर किसी एक कुत्ते का प्रॉपर नाम निकाल दिया, मान लो मोती नाम निकाल देते हम लोग, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर देखिए, जैसे अब यहां पर ये जातिवाचक संज्ञा देश, देश ये आए तब तो जातिवाचक है, लेकिन अगर मैंने बोला भारत देश तो ये हो गया यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखिए नदी, मैंने बोला नदी तो जातिवाचक, गंगा नदी व्यक्तिवाचक, शहर जातिवाचक, सीकर शहर व्यक्तिवाचक, अध्यापक जातिवाचक संज्ञा। नाम निकाल दीजिए गिरधारी जी, तो व्यक्तिवाचक हो गया। फिर देखिए जातिवाचक संज्ञा के इधर उदाहरण लिखे हैं, देखिए पर्वत, हिमालय, यहां जातिवाचक संज्ञा है ये, और इधर हिमालय नाम लेते ही व्यक्तिवाचक हो गया। नदी, गंगा, पुस्तक, हिंदी, वेद, सामवेद, पुराण, शिवपुराण, ग्रंथ, गीता, देश, भारत, प्रदेश, राजस्थान, शहर, सीकर, जिला, डीडवाना, तहसील, नावा, गांव, मारोट, महासागर, हिंद, महाद्वीप, एशिया, समाचार पत्र, राजस्थान पत्रिका, पत्रिका कौन सी है, मूमल, रोड, जयपुर रोड, दिशा, पूर्व दिशा, कवि, निराला जी, लेखिका, महादेवी। तो देखिए जातिवाचक और व्यक्तिवाचक का एक बढ़िया शानदार तरीके से मैंने यहां पर लिखा है। बहुत मेहनत लगती है साथियों ये इतना लिखने में, आपके लिए जो व्यवस्थित ज्ञान है मैंने किया है उसमें बड़ा समय लगा है, इसलिए शेयर जरूर करें। बहुत मेहनत करते हैं, और शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, और साथ ही साथ में इसको वॉच टाइम को बढ़ाएं, पूरा वीडियो देखें, बीच में छोड़े नहीं। चलिए आगे चलते हैं। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, मनोभाव, फिक्स है, जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, मनोभाव आदि का पता चलता है। अब देखो प्राणियों के तो चलो मनोभाव होते हैं, अब इसमें आया वस्तुओं के, क्या वस्तुओं के कोई मनोभाव होते हैं? नहीं, उनके गुण होते हैं। जैसे अब कोई चीज है खाने की, उसमें मीठा है तब तो वो गुणवाचक विशेषण है, हमें अभी विशेषण पढ़े नहीं लेकिन मैं बता देता हूं, हमने उसमें क्या प्राप्त की, मिठास, तो मिठास भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए चलते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से प्राणियों, वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय में प्रत्यय जुड़ने से बनती है। यानी भाववाचक संज्ञा किससे बनती है? भाववाचक संज्ञा बनती है जातिवाचक संज्ञा से, भाववाचक संज्ञा बनती है सर्वनाम से, भाववाचक संज्ञा बनती है विशेषण से, भाववाचक संज्ञा बनती है क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनती है, और अव्यय शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये सारे उदाहरण मैंने यहां लिखे हैं, देखो देखो जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं ये सारे, ये सर्वनाम है, ये यहां तक, ये विशेषण है देखिए यहां तक, फिर ये क्रिया शब्द है, और फिर ये अव्यय शब्द हैं, और इनसे जो बनने वाले ये सामने लिखे हुए नीले मार्कर से जो लिखे हुए ये सब भाववाचक संज्ञा शब्द बने हुए। तो देखिए मित्र से मित्रता, पुरुष से पौरुष, बूढ़ा से बुढ़ापा, बच्चा से बचपन, महात्मा से महात्म्य, सज्जन से सज्जनता, व्यक्ति से व्यक्तित्व, चोर से चोरी, ये सब बन गए भाववाचक संज्ञा। फिर है अपना से अपनापन या अपनत्व, अपनत्व या अपनापन, मम से ममत्व और ममता, फिर है निज से निजत्व और निजता, सर्व से सर्वस्व और स्व से स्वत्व। फिर देखिए विशेषण, इनसे बनने वाले मधुर से मधुरता या माधुर्य, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, अच्छा से अच्छाई,
एक से एकता, चालाक से चालाकी, ऊंचा से ऊंचाई, आलसी से आलस्य। देखिए आलसी शब्द है वो विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। आलसी व्यक्ति यानी गुणवाचक विशेषण, लेकिन आलस्य एक भाववाचक संज्ञा है। फिर है क्रिया से भाववाचक संज्ञा, सजना से सजावट, घबराना से घबराहट, चढ़ना से चढ़ाव और चढ़ाई, लूटना से लूट। देखिए सभी क्रिया शब्दों का अगर ना हटा दिया जाए तो वो बन जाता है भाववाचक संज्ञा। समझ में आ गया? तो देखिए चढ़ना से, यहां लूटना से लूट, खेलना से खेल, हंसना से हंसी, उड़ना से उड़ान। अव्यय शब्द सभी का नहीं कहूंगा, एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई, चेंज कर लीजिएगा। फिर देखिए अव्यय, अव्यय से जातिवाचक संज्ञा कैसे बनती है? निकट, दूर, समीप, तेज और शीघ्र, ऊपर, ये सारे अव्यय शब्द हैं। तो निकट से हो गया निकटता, दूर से हो गया दूरी, समीप से हो गया सामीप्य, तेज से तेजी और शीघ्र से शीघ्रता और ऊपर से ऊपरी। साथियों इतने अच्छे उदाहरण लिखे हैं भाववाचक संज्ञा के, परीक्षा में जरूर आते हैं। हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से एक आध प्रश्न बनता है। ये सारे उदाहरण आप देख लेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपका संज्ञा संबंधी कोई भी प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षा में आता है गलत नहीं होगा। तो साथियों शेयर कर दें। धन्यवाद। जय सिया राम।